थॉर टीवीए आ चुका है और जो टेम्पोरल लूम था टीवीए का, वहाँ थॉर का सीन शूट हो रहा है। डॉक्टर डूम भी टीवीए में है और वो एक नया बैटल वर्ल्ड बनाएगा, वैसा नहीं जैसा कॉमिक्स में हुआ था, बल्कि एक नई सिंगल टाइमलाइन के जरिए, जिसके बाद डॉक्टर डूम ही ह्यूमन्स की तरह रूल करेगा। और इस काम में लोकी डॉक्टर डूम का साथ देने वाला है, क्योंकि लोकी तब से मल्टीवर्स को बचा रहा है जब से उसने एक विलन ही ह्यूमन्स को समझा है। अब इस मल्टीवर्सल ट्री में इन्फिनाइट इनकर्जन हो रहे हैं और लोकी को भी समझ में आ रहा है कि जो उसने ये कदम उठाया है वो इस मल्टीवर्स को बचा नहीं सकता। इसीलिए यहाँ डॉक्टर डूम एकमात्र उम्मीद बन जाएगी लोकी की, जो इस मल्टीवर्स को आखिरी बार बचा सके। मे बी यहाँ पर हमें फिर से वो मोमेंट दिखाई दे जब लोकी टाइम स्लिप करके ह्यूमन्स के सामने पहुंचा था, और इस बार जब होगा तब लोकी के साथ डॉक्टर डूम भी होगा। सोचो, एक बड़ी स्क्रीन पर ह्यूमन्स, डॉक्टर डूम, लोकी, ये तीनों विलन एक साथ एक टेबल पर। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर के साथ न्यू अवेंजर्स और ओजी अवेंजर्स से फैल्कन और वकांडा से शूरी एक साथ फैंटास्टिक फोर के शिप में देखे गए हैं। वहीं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की कॉमिक्स भी रिलीज हुई है, जो एमसीयू में कैनन कर रही है, और इस कॉमिक्स में बताया है कि जो सेलेस्टियल वाला पार्ट है वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में अवेंजर डूम्सडे से कई सारी लीक्स और थ्योरीज हैं, तो प्लीज आखिरी तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर गिव अवे चल रहा है तो उसके लिए सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना भी मत भूलना। 25 जुलाई की शाम को आकर विनर को अनाउंस कर दिया जाएगा, तो तैयार रहना। खैर, मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे से आए इस नए लीक फोटो की। इस फोटो में हम फैंटास्टिक फोर से बैन ग्रिम AKA द थिंग को देख सकते हैं, न्यू अवेंजर्स से जॉन वॉकर AKA यूएस एजेंट को देख सकते हैं, ओजी अवेंजर्स नेम जिसको सैम विल्सन ने पेटेंट करा लिया है, वहाँ से हम फैल्कन को देख सकते हैं। साथ ही चौथा कैरेक्टर और भी है जिसके सिर्फ हमें पैर दिखाई देते हैं। इस चौथे कैरेक्टर को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये शूरी हो सकती है वकांडा से। अब यहाँ ये 4 सुपर हीरोज हैं, पर कमाल की बात ये है कि यहाँ ये चारों अलग अलग टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू अवेंजर्स वर्सेस अवेंजर्स वाला मुद्दा जो हमने थंडरबोल्ट्स में देखा था, लेकिन यहाँ ये एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं फैंटास्टिक फोर किसी और यूनिवर्स से हैं, लेकिन यहाँ द थिंग शूरी के साथ भी नजर आ रहा है। और ये एक साथ इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोई एक ऐसा खतरा है जो इनके लिए समान है, और वो खतरा क्या है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर डूम नाम से इनके सामने आएगा। लेकिन क्या डॉक्टर डूम ही वही खतरा है, या ये सभी इनकर्जन से बचने के लिए एक शिप में एक साथ आए हैं? इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो जगह है जहाँ ये चारों दिखाई दे रहे हैं, चलिए इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस जगह को लेकर 3 पॉसिबिलिटीज सामने आई है। नंबर 1, ये टीवीए हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो डेस्क बोर्ड पे पैटर्न बन रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने टीवीए के आर्किटेक्चर में देखा है, और यही आर्किटेक्चर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में भी यूज हो रहा है, तो टीवीए तो यहाँ नहीं हो सकता। फिर अगली पॉसिबिलिटी यहाँ ये आ जाती है कि शायद ये फैंटास्टिक फोर का शिप है, और ये हो भी सकता है क्योंकि थंडरबोल्ट्स के एंडिंग में जो हमने फैंटास्टिक फोर का शिप देखा था, तो यहाँ ये उसके आगे की कहानी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जब फैंटास्टिक फोर का ये शिप अर्थ 616 पर आया, तब सुपर हीरोज की अलग अलग टीम इस शिप के पास पहुंच गई, जिसमें हमें यहाँ न्यू अवेंजर्स टीम से यूएस एजेंट देखने को मिल रहा है, अवेंजर्स टीम से यहाँ फैल्कन और वकांडा से शूरी। वहीं एक गुप्तचर जेम्स मैक है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लीक किया था, और उसकी कई सारी बातें सही साबित भी हुई थी। और आपने कुछ दिनों पहले ये भी लीक सुना होगा कि हमें इनविंसिबल अवेंजर्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये लीक इसी गुप्तचर ने किया है। अब इस गुप्तचर का ये कहना है कि डूम्सडे मूवी में इस टीम को टास्क दिया जाएगा, पहला 2 दुनियाओं के बीच के इनकर्जन को रोकना है और मोनिका रैम्बो को रेस्क्यू करना है। इस टीम में दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज भी होंगे, और बाद में ये टीम टीवीए को ढूंढेगी, लोकी को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इनके पीछे डॉक्टर डूम लग गया है। और यहाँ इस टीम मेंबर के नाम भी है, जिनमें है सैम विल्सन, थॉर, कैप्टन मार्वल, शांग-ची, एंटमैन, शी-हल्क, येलेना, बकी बार्न्स, बॉब AKA सेंट्री, ब्रूस बैनर हल्क, शूरी, अम्बाकू, नेमोर और फैंटास्टिक फोर, जो इस मिशन पर हैं क्योंकि डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है। साथ ही सू स्ट्रोम भी डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन के साथ हैं, जिसे डॉक्टर डूम यूनिवर्स X पर ले गया है। अब यहाँ ये यूनिवर्स X क्या है इसका कोई भी हिंट नहीं है। खैर, इसी में आगे ये बताया जा रहा है कि जॉन वॉकर, घोस्ट, रेड गार्डियन अर्थ 616 पर रहकर बाकी इनकर्जन से इस अर्थ को बचाएंगे। इनके साथ वकांडियंस, टैलोकान और सॉर्सरर्स भी होंगे, जिनको लीड कर रहा होगा हमारा सॉर्सरर सुप्रीम वोंग। वही शुरुआत में फ्रैंकलिन को बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर अलग अलग टीम में बट जाएंगे, जिसकी वजह से सू स्ट्रोम और मिस्टर फैंटास्टिक X-Men के यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ द थिंग इन सभी के साथ दिखता है। बैन एक अच्छा पायलट भी है और ये जगह एक हिसाब से शिप भी लग रही है।
और थंडरबोल्ट्स की एंडिंग को अगर यहाँ कनेक्ट करें तो जो शिप हमें थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिली थी, तो इस शिप में सिर्फ द थिंग और जॉन स्टॉर्म हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये भी है कि मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब जो मूवी का थर्ड एक्ट और क्लाइमैक्स होता है वो अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें थर्ड एक्ट मिल नहीं रहा है, बल्कि रूसो ब्रदर्स के पास 2-3 क्लाइमैक्स हैं। बस मुद्दा यही फंस रहा है कि मूवी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। रूसो ब्रदर्स के पास एंडिंग है, लेकिन वो उसको बहुत ही बेहतर ढंग से दिखाना चाहते हैं। वहीं अगर आपको याद हो कि मैंने किसी एक पिछले वीडियो में डूम्सडे की एक एंडिंग के बारे में एक थ्योरी दी थी कि रूसो ब्रदर्स का कहना यह है कि जो इस बार सीक्रेट वॉर्स की प्लानिंग है वो अब तक की जितनी भी सीक्रेट वॉर्स आई है, चाहे हम बात करें कॉमिक्स की या एनिमेशन की, ये इन सब से अलग होने वाली है। क्योंकि इस बार की कहानी में लोकी, TVA, मल्टीवर्सल ट्री, ह्यूमन्स, कैंग, इमोर्टस और एक तरह का मल्टीवर्सल लूप भी इंक्लूड हुआ है। तो इन सब को एक जस्टिस देते हुए इन पर एक अलग ही टेक लेना पड़ेगा। हम अब तक जानते हैं कि डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को लेकर एक बैटल वर्ल्ड बनाया, जहां उन्हें सुपर हीरोज के साथ सुपर विलन्स को रखा। एक ऐसा प्लेनेट जहां के लोग अपने अतीत को नहीं जानते थे सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर। यहाँ डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए बियॉन्डर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अभी MCU के अंदर कोई भी बियॉन्डर नहीं है। दूसरा, अगर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाता है तब उसे TVA की जरूरत नहीं है। मल्टीवर्स दहने दो, नष्ट होने दो, और उसके बाद डॉक्टर डूम अपनी पावर से बचे कुचे मल्टीवर्स के जो भी अर्थ के छोटे मोटे टुकड़े हैं उनको मिलाकर एक बैटल वर्ल्ड तैयार कर देगा। तो इन सब में TVA और लोकी का रोल क्या रह गया? और जो भी हम इतने सारे लीक सुन रहे हैं कि डॉक्टर डूम लोकी और TVA के पीछे लग गया है, तो जो बैटल वर्ल्ड बनाने वाला मुद्दा है वो लोकी और TVA से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर डॉक्टर डूम को TVA मिल भी जाता है तब वो टाइमलाइंस पे कंट्रोल करेगा, ना कि बैटल वर्ल्ड पर। इसीलिए मेरी जो डूम्सडे की एंडिंग को लेकर थ्योरी कहती है वो इस तरह से है कि जो बैटल वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट हमने सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज और एनिमेशन में देखा है उसको यहाँ TVA के साथ जोड़ के दिखा दिया जाए। मतलब यहाँ थर्ड एक्ट में हमें ऐसा दिखा दिया जाए कि डॉक्टर डूम TVA पहुंच चुका है। मल्टीवर्सल ट्री में इन्फिनाइट इनकर्जन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानता है कि ये मल्टीवर्सल ट्री भी नष्ट हो जाएगा। और यहाँ इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए डॉक्टर डूम के पास बस एक ही तरीका होगा, वो होगा सिर्फ एक सिंगल टाइमलाइन। और इस सिंगल टाइमलाइन या एक सिंगल यूनिवर्स में वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को इनकर्जन से बचा लिया होगा। ऐसे डॉक्टर डूम का जो बैटल वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो एक सिंगल टाइमलाइन के थ्रू यहाँ दिखाया जा सकता है। TVA पे घूमकर ह्यूमन्स की तरह डॉक्टर डूम रूल करेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। और यही चीज तो ह्यूमन्स कह रहा था कि ये जो कुर्सी है ये घूमकर वापस से वहीं आ जाती है, बस यहाँ बैठने वाला बदल जाता है। बात रह गई TVA के कर्मठ कर्मचारी और पूरे TVA की, तो वो भी रिबूट होगा और इस काम में डॉक्टर डूम की मदद करेगी मिस मिनट, क्योंकि वो पहले भी ह्यूमन्स के कहने पर ये रिबूट वाला कांड कर चुकी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से डूम्सडे की एंडिंग कुछ ऐसी हो गई कि ह्यूमन्स की जगह यहाँ डॉक्टर डूम ने ले ली। TVA एक बार फिर से रिबूट हो चुका है और कोई भी नहीं जानता उनके पास्ट लाइफ में क्या हो रहा था। वहीं ये जो नई टाइमलाइन बनी है जिसको डॉक्टर डूम ने बनाया है, यहाँ पर भी सुपर हीरो सुपर विलन्स हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं पता कि इनका पास्ट क्या था। इस यूनिवर्स की अर्थ बिल्कुल कॉमिक्स की तरह होगी, जहाँ अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर और जितने भी विलन्स एक जगह एक साथ कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, वैसे यहाँ पर इस यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। बिग बैंग से लेकर प्रेजेंट टाइम तक इनके पास एक पूरी हिस्ट्री होगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये सब मैनिपुलेट इस बार RDJ डॉक्टर डूम ने किया है। सोचो, इस तरह की एंडिंग हमें देखने को मिल रही है कि जो इस समय मल्टीवर्सल ट्री है और इसमें जितने भी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स हैं जो इनकर्जन से बच गए हैं, उनको डॉक्टर डूम ने एक नई टाइमलाइन में पटक दिया है। क्यों? क्योंकि मल्टीवर्सल ट्री एक इन्फिनाइट इनकर्जन के कारण लगातार नष्ट हो रहा था। ये चीज लोकी भी जानता था, ये चीज TVA भी जानते थे और ये चीज RDJ डॉक्टर डूम भी जानता था। सिर्फ यहाँ TVA को रिबूट किया जा सकता है, लेकिन लोकी डॉक्टर डूम के साथ एक टीम अप जैसा नजर आएगा। और लोकी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो पार्टी बदल लेता है, लेकिन सिचुएशन को समझकर। सेम ऐसे ही जैसे ह्यूमन्स ने पिछले मल्टीवर्सल वॉर और ह्यूमन्स को मारने के बाद जो मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगा, इन सब के बारे में जब बताया तब लोकी एक विलन को भी समझ रहा था। उसने पार्टी नहीं बदली जो सिल्वी को लग रहा था, लेकिन उसने मुद्दे की गर्माहट को समझा कि अगर ऐसा हुआ तो वाकई क्या होगा। सेम चीज यहाँ लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम की कन्वर्सेशन के साथ भी नजर आएगी। आखिरकार ये दोनों हैं तो विलन ही जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और हाँ, यहाँ पर डॉक्टर डूम के साथ गॉड एम्परर डूम वाला फंडा भी जुड़ सकता है। तो ये जो सिंगल टाइमलाइन बनी जिसे डॉक्टर डूम ने बनाई, जो बैटल वर्ल्ड की तरह काम कर रही है, तो इस अर्थ के पास्ट में हर एक टाइम पीरियड पर डॉक्टर डूम की एक कहानी को दिखाया जाए कि एक गॉड हमेशा से इस अर्थ पर है जो आज भी इस अर्थ पर आता है
और आज से 10,000 साल पहले भी इस अर्थ पर आया था। हर 5-6-10 साल में जब अर्थ पर बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है तब एक गॉड आसमान से आता है और इस अर्थ को बचाता है। और इस कहानी को यहाँ तक नहीं सीमित रखा जाए, बल्कि कुछ ऐसा दिखाया जाए कि डॉक्टर डूम ये सब आज से नहीं कर रहा, बल्कि वो यूनिवर्स के जन्म से ये सब कर रहा है। उसी ने ही डायनासोर की प्रजाति को इस अर्थ से नष्ट किया और कई सारी वर्ल्ड वॉर और बहुत कुछ रोका। और मेरे हिसाब से एक और धमाका कर देना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये जो अर्थ बनी है और यहाँ ये जितने भी सुपर हीरोज हैं उनको पावरलेस दिखा दें। मतलब ये सभी कभी एक सुपर हीरोज हुआ करते थे, ये भी इन्हें याद ना रहे। सोचो डूम्सडे की एंडिंग ऐसी हो रही है कि सुपर हीरोज को नहीं पता है कि वो सुपर हीरो हैं। एक नई अर्थ है जहाँ वो एक अलग लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल एक इंसानों की तरह। तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग कैसे होने वाली है। ये सेम चीज वैसा ही है जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में ये जो गैप देखा था कि कैसे सब लोग वापस आएंगे और थैनोस के साथ क्या होगा। सेम वाइब यहाँ पर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में ऐसे क्रिएट हो सकती है। मे बी मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन भाई लोग यही तो काम है मेरा। खैर ऐसे पागलपन के लिए सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हमारा भी खर्चा पानी चलता रहे। दूसरी तरफ एक लीक ये भी है कि मार्वल 2 अलग अलग सीन की शूटिंग कर रहा है, जिनमें से एक सीन वाइड पर शूट हो रहा है और दूसरा सीन फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से है। यहाँ ये जो फैंटास्टिक 4 का सीन है वहाँ कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि बेसबॉल मैच हो रहा है और ये सीन यही टेक प्लेस करता है। सबसे पहले वाइड सीन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जो वाइड का नाम लिया जा रहा है वो थंडरबोल्ट सेंट्री के वाइड से कुछ लेना देना है, क्योंकि इसके साथ एक डार्क रेल्म और प्लेनेट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ ये वाइड सेंट्री वाला नहीं है, बल्कि वो लोकी सीरीज वाला है जिसको हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। और इस वॉइड को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यही वॉइड आगे जाकर एक बैटल वर्ल्ड बनेगा, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा भी कुछ ऐसा ही करना चाह रही थी। टाइम रीपर का यूज करते हुए वो पूरे मल्टीवर्स को मार देना चाह रही थी और वो कह रही थी कि लास्ट में सिर्फ यही एक वॉइड बनेगा जिसपे वो बस रूल करेगी। और ऐसा होने की संभावना भी है, क्योंकि अगर मल्टीवर्स ढह जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी ये मात्र एक वॉइड बचा रहेगा। और अभी भी एमसीयू के अंदर ये वॉइड एक बैटल वर्ल्ड जैसा ही प्ले कर रहा है। यहाँ पर अभी भी कई सुपर हीरोज के अलग अलग किंगडम है। जैसे हमने लोकी सीरीज में देखा था कि लोकी के सभी वेरिएंट्स एक जगह हैं। डेडपूल के वेरिएंट्स को देखा, वो भी यहीं पर कहीं किसी एक जगह हैं। रवोना भी वो कैंग के वेरिएंट्स वाले किंगडम में पहुंच चुकी है, जिसके पीछे हमने कई सारे पिरामिड देखे। थैनोस की क्यू शिप वाला भी हमने यहाँ देख रखा है। और एक्समैन और अवेंजर्स को तो हमें दिखाया नहीं है, लेकिन कई सारे हिंट हमें पहले ही देखने को मिल गए हैं। मल्टीवर्स से किसी को भी प्रोन किया जाता है, वो अपने आप ही यहाँ इस किंगडम में आके गिर जाता है। अब अगर ये बैटल वर्ल्ड पहले से बना हुआ है और डॉक्टर डूम यहीं पे आके आगे रूल करेगा, तो डॉक्टर डूम की कहानी के साथ हमें ये भी दिखाना होगा कि डॉक्टर डूम पहले से ही इस वॉइड को जानता था। और डॉक्टर डूम को एक सुप्रीम पावर के साथ वो मुद्दा भी जोड़ना होगा जब डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड बनाया और सुपर हीरोज के साथ सुपर विलन्स की मेमोरी को वाइप आउट कर दिया। वहीं एक चीज ये भी है कि जब मल्टीवर्स फिर से रीस्टोर होगा तब सब कुछ शून्य में चला जाएगा, यहाँ तक कि टीवीए भी। इसीलिए रिबूट के लिए यहाँ इन सभी को एक चीज ऐसी चाहिए रहेगी जहाँ से इन सब की शुरुआत हो सके, और वो अभी के लिए वॉइड ही है। वहीं अभी एंडिंग का शूट नहीं चल रहा है, तो ये भी कहना मुश्किल है कि ये जो वॉइड वाला सीन है ये बैटल वर्ल्ड के लिए है। मे बी यहाँ पर वॉइड से कुछ कैरेक्टर जैसे गैम्बिट और रवोना हो, क्या पता इनके लिए कुछ शूट हो रहा हो। और इधर गैम्बिट के चांस ज्यादा लगते भी हैं, क्योंकि जो अवेंजर्स की कास्ट अनाउंस हुई थी वहाँ गैम्बिट का नाम मेंशन था। और जो हमने आखिरी बार गैम्बिट को देखा वो कैसेंड्रा नोवा के बेस में था। साथ ही एक डिलीटेड सीन था जब गैम्बिट के सामने एक डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पोर्टल खुला था। तो एक टीम अप जैसा हुआ है यहाँ पर वॉइड में गैम्बिट के साथ, जो बचे कुछ अवेंजर्स का ही होगा। फिर जो दूसरा सीन है फैंटास्टिक 4 से, जहाँ एक बेसबॉल मैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ फैंटास्टिक 4 मूवी में फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स नष्ट नहीं होगा। और जो फ्रैंकलिन को किडनैप करने वाला मुद्दा है वो भी हमें फैंटास्टिक 4 में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसको सेटअप किया जा रहा है डूम्सडे में। और यहाँ इस मैच के दौरान जो इवेंट होने वाला है वो होगा एक इनकर्जन। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि इनकर्जन को मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स के दृष्टिकोण से भी दिखाना होगा। वहीं एक चीज ये भी साफ है कि अवेंजर्स और एक्समैन दोनों एक ही जगह दिखाई देंगे और ये दोनों साथ मिलकर डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ने भी वाले हैं। इस चीज को मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने कंफर्म भी किया है। उन्होंने कहा था कि न्यू अवेंजर्स वकांडा और एक्समैन साथ मिलकर डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ेंगे। और कुछ लीक्स ने तो ऐसा भी कहा है कि हमें एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स की एक बैटल भी देखने को मिलेगी। साथ ही एक्समैन वर्सेस डूम की भी एक बैटल होगी, जहां डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करके एक्समैन पर दोबारा हमला कर देगा। तो यहाँ पहला सवाल ये आता है कि एक्समैन के यूनिवर्स में अवेंजर्स कैसे पहुँचे, और दूसरा सवाल ये आता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर डूम ही असली विलन है।
तो इसका आंसर हमें उस अर्थ से मिल जाएगा जहां मोनिका रैम्बो फंसी हुई है। हमने देखा कि वहां पर एक अल्टीमेट एक्स-मैन है, जहां हमने बीस्ट को देखा, प्रोफेसर एक्स को मेंशन किया गया, कैप्टन मार्वल का एक अल्टीमेट वर्जन बाइनरी भी है। और हाँ, जिनको बाइनरी एक अलग कैरेक्टर लगता है तो भाई लोग ऐसा नहीं है, ये कैप्टन मार्वल की एक अल्टीमेट फॉर्म है। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहाँ मोनिका रैम्बो है वो एक अल्टीमेट यूनिवर्स है। कॉमिक्स में भी एक ऐसा अल्टीमेट यूनिवर्स था जो था अर्थ 1610, जहाँ के सभी सुपर हीरोज एक अल्टीमेट फॉर्म में थे और इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और अवेंजर्स ये सब साथ मिलकर हर एक मिशन को पूरा करते थे। तो इस अर्थ को एक ऐसा समझ लो कि आपने एक अल्टीमेट अर्थ की एक छोटी सी झलक देखी है और जो इनविंसिबल अवेंजर्स की बात हुई है वो इसी अर्थ से होने वाली है। अब दूसरी ओर जो हमारी 616 की कैप्टन मार्वल है वो मोनिका रैम्बो को ढूंढ रही है। उसके पास एक बैंगल है और कमाला खान के पास भी एक बैंगल है। पहले हमें ये बताया जा रहा था कि ये बैंगल और 10 रिंग्स ये कैंग की टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मार्वल कैंग से जुड़ी हर एक चीज को डॉक्टर डूम पर शिफ्ट करने वाला है। और मान लेते हैं कि ये जितनी भी कैंग की टेक्नोलॉजी है वो डॉक्टर डूम पर शिफ्ट कर दी गई है और कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स को डॉक्टर डूम ने मार दिया है। लेकिन ये चीज कैप्टन मार्वल और इस मल्टीवर्स में किसी को भी नहीं पता होगा। इधर फिर से कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल बैंगल की मदद से उस दुनिया में पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां मोनिका रैम्बो है। मदद के लिए वोंग की जरूरत होगी और वोंग 10 रिंग को फिर से मेंशन करेगा और तब हमें ये समझ में आएगा कि ये सिग्नल वाकई किसको भेजे जा रहे थे। अमेरिका चैविस भी वोंग के साथ हैं, तो ये लोग बहुत ही इजीली मोनिका रैम्बो के यूनिवर्स पहुंच जाएंगे और फिर जो हमने एक्स-मैन वर्सेस अवेंजर्स वाली लीग पर बात की है वो यहाँ ऐसे मुमकिन हो पाएगा। यहाँ शांग-ची, कैप्टन मार्वल तो होंगी ही, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर डूम की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये जो सिग्नल भेज रहे थे ये अब डॉक्टर डूम के लिए था। डूम की एंट्री होने के बाद जो अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का मुद्दा था वो अब डॉक्टर डूम वर्सेस अवेंजर्स और एक्स-मैन हो जाएगा और जो सेंटिनल्स वाले लीग्स हैं वो भी यहाँ पर टेक प्लेस करेंगे। साथ ही एक लीक ये भी हमारे सामने आया था कि जो कैप्टन मार्वल का शिप है वो एक्स मेंशन में देखा गया है और ऐसे डॉक्टर डूम इन सब की नजर में एक साथ ही आ जाएगा। फिर इसके बाद फैंटास्टिक फोर से एक बढ़िया न्यूज सामने आ रही है, मैं इसी में कवर कर देता हूँ। तो इस मूवी से जुड़ी एक टाई इन कॉमिक्स मार्वल ने रिलीज कर दी है जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप इशू 1। ये कॉमिक्स एमसीयू में कैनन है और फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन बताती है। मार्वल ने ऑफिशियल बताया है कि जो फैंटास्टिक फोर का पहला एडवेंचर था वो यहाँ इस कॉमिक्स में मेंशन किया गया है। इस कॉमिक्स की कहानी ये कहती है कि 4 साल पहले दुनिया तब बदल गई जब कॉमिक्स पावर टीम ने खुद को दुनिया के सामने पेश किया और तब से वो फैंटास्टिक फोर नाम से मशहूर हो गए। और यहाँ ये जो कॉमिक्स है वो फैंटास्टिक फोर के पहले इशू से बिल्कुल मिलता जुलता है और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इनके ओरिजिन को बिल्कुल एमसीयू के हिसाब से दिखाया गया है। इसमें दिखाया है कि फैंटास्टिक फोर गवर्नमेंट के एक मिशन पे थे जो सबके लिए पब्लिक था। वो व्हाइट हाउस जाते हैं और जॉन एफ कैनेडी से मिलते हैं। मतलब साफ हो जाता है कि ये कहानी 60 के दशक पर सेट है और ये भी कि ये 60 के दशक जैसा दिखने वाला कोई दूसरा यूनिवर्स नहीं है, बल्कि इनकी टाइमलाइन ही 1960 की है। फिर इनके इंट्रो में इनके नाम को मेंशन किया जाता है और इनकी पावर्स को लेकर एक अजीब सी चीज मेंशन की जाती है। यहाँ पर इनकी पावर्स के साथ सेलेस्टियन रेडिएशन को जोड़ा गया है और यही सेलेस्टियन रेडिएशन की वजह से ही इन फैंटास्टिक फोर को पावर मिली है, जिसे हमने कॉमिक्स में अब तक कॉस्मिक रेडिएशन से समझा है, वो अब एमसीयू के अंदर एक सेलेस्टियन रेडिएशन जैसा सामने आ रही है। और इस कॉमिक्स में सेलेस्टियल नाम सिर्फ एक बार नहीं दोहराया गया है, बल्कि कई जगह सेलेस्टियल नाम को बार बार दोहराया है, जैसे सेलेस्टियल क्रेडल, सेलेस्टियल क्रेटर, कॉस्मिक क्वारंटीन। और यही सारी चीजें फैंटास्टिक फोर मूवी में एक नया मोड़ ले लेती हैं, क्योंकि सेलेस्टियल की पावर का इंटरफेयर यहाँ इस यूनिवर्स में हो चुका है और गैलेक्टस का भी एक मुद्दा सेलेस्टियल के साथ जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ पर सेलेस्टियल क्रेटर की बात की है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जैसा वाकांडा में सेलेस्टियल सीड गिरा था, ये कुछ वैसा ही है। साथ ही यहाँ पर इसको कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसी सेलेस्टियल की वजह से जो ये फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है वो उन्नत हो पाया। एक तरफ फैंटास्टिक फोर को पावर तो सेलेस्टियल से मिली, साथ ही उनका यूनिवर्स भी बेहतर बना। ये कॉमिक्स आज ही रिलीज हुई है, इस पर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक तो कर ही देना। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।